हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि भारतीय इतिहास का है दोस्तों। और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आज का चैप्टर है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं कला है दोस्तों अध्याय। और इस अध्याय को किस किस स्रोत से लेकर बनाया गया दोस्तों देखते हैं। न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 7 दिल्ली सल्तनत लगभग 1200 से 1400 ईस्वी तक, और चैप्टर 8 दिल्ली सल्तनत के अधीन शासक और आर्थिक तथा सामाजिक जीवन। इन तमाम स्रोत से लेकर दोस्तों इस जो है अध्याय दिल्ली सल्तनत, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं कला को बनाया गया। चलिए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 12वीं सदी के अंतिम वर्षों में उत्तर भारत में तुर्की द्वारा स्थापित राज्य धीरे धीरे एक शक्तिशाली और अत्यंत केंद्रीकृत राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। कुछ समय तक लगभग समस्त देश पर दक्षिण में मदुरै तक के प्रदेशों पर उसका नियंत्रण हो गया। यानी तुर्की साम्राज्य का नियंत्रण जो है दक्षिण के मदुरै क्षेत्र तक हो गया था दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का विघटन 15वीं सदी के आरंभ में हुआ, जिसके पश्चात अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए। लेकिन दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली का स्पष्ट प्रभाव उनमें से अनेक राज्यों पर दृष्टिगोचर हुआ। यानी अनेक राज्यों पर जो है फिर भी जो है दिल्ली सल्तनत का जो शासन प्रणाली था उसका प्रभाव पड़ा। दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक संरचना को देखते हैं दोस्तों, किस तरीके से प्रशासन चलता था। तो दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था पर आधारित था, किंतु प्रशासन में सर्वोच्चता सुल्तान को ही प्राप्त थी। यानी सर्वोच्च कौन था तो सुल्तान ही होता था दोस्तों। और प्रशासन का नियमन भी सुल्तान की योग्यता पर आधारित था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं सुल्तान। भारत में अनेक तुर्क सुल्तानों ने स्वयं को बगदाद के अब्बासी खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया। यानी जितना भी सुल्तान बनता था दोस्तों वो लगभग जो है भारत में वो तुर्की के जो है खलीफा थे उससे जो है प्रतिनिधि अपने आप को घोषित करवाता था दोस्तों, और तब वो सुल्तान बनता था। खिलाफत की स्वीकृति तथा खुतबे पर खलीफा का नाम शामिल करने के बावजूद दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र शासक वर्ग था। भारत में खलीफा की स्थिति मात्र नैतिक थी। यानी नैतिकता के रूप में जो है खलीफा से जो है घोषणा करवाया जाता था कि वो सुल्तान है, लेकिन मुख्य रूप से जो कार्य करता था वो शासक वर्ग के रूप में स्वतंत्र रहता था शासक। सल्तनत कालीन प्रशासन में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और सर्वोच्च राजनीतिक, न्यायिक और सैन्य सत्ता भी इसमें निहित थी। यह राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु उत्तरदायी था। यह सल्तनत कालीन सेना का प्रधान सेनापति था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना सुल्तान का कर्तव्य था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कानून और न्याय व्यवस्था कौन देखता था तो सुल्तान ही देखता था। इस कार्य हेतु वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। राज्य के अधीन कार्यरत किसी भी पदाधिकारी के अन्यायपूर्ण कृत्यों विरुद्ध सीधे अपील की जा सकती थी। सल्तनत कालीन सुल्तानों में बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक अपनी न्याय व्यवस्था हेतु प्रसिद्ध था। तो कौन कौन दोस्तों सल्तनत काल में बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था दोस्तों। आगे देखते हैं। सल्तनत कालीन सुल्तानों में उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम विकसित नहीं हुआ था। यानी सल्तनत काल में जो है उत्तराधिकारी का कोई स्पष्ट नियम नहीं था दोस्तों। इस्लामी कानून में शासक के चयन की व्यवस्था थी, लेकिन व्यवहारिक रूप में सफल शासक के पुत्र के उत्तराधिकारी को स्वीकार कर लिया जाता था, परंतु सिंहासन पर सुल्तान के सभी पुत्रों को समान दावेदार माना जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो बड़ा पुत्र होता था सुल्तान का उसे मुख्य रूप से जो मान लिया जाता था शासक, परंतु जो है सिंहासन पर जो सुल्तान का जितना भी पुत्र था सभी को समान दावेदार के रूप में माना जाता था दोस्तों। केंद्रीय प्रशासन के रूप में देखते हैं दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के शासन कार्य में सहायता हेतु अनेक मंत्री होते थे, जिनका चयन वह स्वयं करता था और जिनका पदासीन रहना या पदच्युत किया जाना सुल्तान पर निर्भर था। यानी किसी मंत्री के रूप में रखना है दोस्तों और किसे हटाना है, यह मुख्य पूर्ण रूप से किस पर निर्भर था तो सुल्तान के विवेक पर ही निर्भर था।
इन मंत्रियों की संख्या, इनके अधिकारों और कर्तव्यों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता था। प्रशासन की एक सुनिश्चित प्रणाली का विकास 13वीं सदी के अंत तक हुआ था। तो प्रशासन की सुनिश्चित प्रणाली कब स्टार्ट हुई दोस्तों? तो 13वीं सदी के अंत में स्टार्ट हुई दोस्तों। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार सल्तनत कालीन प्रशासन में प्रमुख 4 विभाग महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। तो जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार जो है मुख्य रूप से 4 विभाग थे दोस्तों। पहला है दीवाने विजारत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों दीवाने विजारत। प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था। तो प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो वजीर है। आरंभिक सल्तनत काल में वजीर मुख्य रूप से सैन्य प्रबंधक यानी सैनिक नेता होता था। 14वीं सदी में वजीर को राजस्व मामलों का विशेषज्ञ माना गया। इस प्रकार वजीर एक विस्तृत विभाग जिसे दीवाने विजारत कहा जाता है वहाँ का प्रधान बन गया, जिसमें आय तथा व्यय दोनों का प्रबंध किया जाता था। तो आय तथा व्यय से संबंधित जो विभाग था वो कौन था? दीवाने विजारत। और इसका प्रमुख कौन होता था दोस्तों? तो वजीर होता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व विभाग के संगठन की ओर विशेष ध्यान दिया। उसका वजीर ख्वाजा जहां सम्मान का पात्र था। जब भी मोहम्मद बिन तुगलक विद्रोहों को दबाने हेतु राज्य से बाहर जाता था, संपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी अपने वजीर पर वो छोड़कर जाता था दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर कौन था दोस्तों? तो ख्वाजा जहां, ख्वाजा जहां। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके शासनकाल के अधीन राजस्व विभाग ने मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात सबसे बड़े विभाग के रूप में सफलता प्राप्त की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है उसके शासनकाल के अधीन जो राजस्व विभाग था वो जो है मौर्य प्रशासन जिस समय चलता था उसके पश्चात सबसे बड़ा विभाग के रूप में सफलता प्राप्त किया था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित एक तिलंग ब्राह्मण खाने जहां को अपना वजीर नियुक्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन था? तो धर्मांतरित एक तेलंग ब्राह्मण था दोस्तों जिसका नाम खाने जहां था, उसको वो अपना वजीर नियुक्त किया था दोस्तों। तुगलक काल के विद्वानों ने वजीरों की 2 प्रमुख श्रेणियों को बताया है। पहला है वजीर तौफीद और दूसरा है दोस्तों वजीर तनफीद। तौफीद और तनफीद। तो वजीर तौफीद क्या था दोस्तों? इसे असीमित अधिकार प्राप्त था। यानी तौफीद जो वजीर तौफीद था इसे असीमित अधिकार होता था दोस्तों। और वजीर तनफीद जो है इसे सीमित अधिकार प्राप्त था और यह सुल्तान के आदेशों का सिर्फ अनुसरण करता था। कौन? वजीर तनफीद। आगे देखते हैं दोस्तों। सल्तनत कालीन प्रशासन के अंतर्गत वजीर के अधीन अनेक अन्य विभाग थे जो राजस्व कार्यों से जुड़े थे, जो निम्न है। कुछ इस रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीवान अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही, इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग को बढ़ावा देने के लिए किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई एग्जामों में पूछ चुका है दोस्तों कि अमीर कोही, दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। दीवान अमीर कोही का संबंध किससे है? तो कृषि विभाग से संबंधित था दोस्तों। दीवान वकूफ, इस विभाग को जलालुद्दीन खिलजी ने व्यय के कागजात की देखभाल हेतु स्थापित किया था दोस्तों। दीवान मुस्तखराज, इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया राजस्व की जांच एवं वसूली हेतु की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में दोस्तों कि दीवान मुस्तखराज, इस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी दोस्तों। इमलाक, इस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने सुल्तान प्रत्यक्ष आय से संबंधित विषयों हेतु की थी दोस्तों। और नाइब ए मुमलकत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बहराम शाह के काल में वजीर के समकक्ष नायब यानी नायब का पद सृजित किया गया। इसे नायब मुमलकत कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों दीवाने विजारत। दीवाने विजारत के अन्य प्रमुख अधिकारी भी थे जिनका विवरण निम्न दिया गया है दोस्तों। मुशरिफ ममालिक, इसका मुख्य दायित्व प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त होने वाले आय एवं उसके व्यय का लेखा जोखा करना था दोस्तों। नाजिर इसका सहायक होता था। नेक्स्ट है दोस्तों मुस्तौफी ए ममालिक, यह महालेखा परीक्षक था जो व्यय का ब्यौरा रखता था। वकील सुल्तान,
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वकील सुल्तान। इसकी नियुक्ति वजीर की सहायता एवं सैन्य व्यवस्था की देख रेख हेतु तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के काल में की गई थी, परंतु अत्यधिक शक्तिशाली पद होने के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। तो नसरुद्दीन महमूद जो कि बलबन से पहले शासक बना था दोस्तों, और ये बलबन का दामाद भी था, उसी के शासन काल में जो है वकील सुल्तान पद की नियुक्ति चालू की गई थी। आमिल, आमिल क्या होता था दोस्तों कि राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी यानी राजस्व अधिकारी के आमिल कहा जाता था। यह परगना स्तर पर एक महत्वपूर्ण अधिकारी था दोस्तों। नेक्स्ट है मजूमदार। यह आय व्यय का लेखा जोखा रखता था तथा साथ ही उधार का भी हिसाब किताब रखता था। कौन दोस्तों? तो मजूमदार। नेक्स्ट है दीवाने अर्ज। वजीर के पश्चात राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग दीवाने अर्ज यह सैन्य विभाग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि दीवाने अर्ज का संबंध किससे है? तो सैन्य विभाग से। किससे है दोस्तों? सैन्य विभाग से। इस विभाग के प्रधान को आरिजे मुमालिक कहा जाता था। तो आरिजे मुमालिक किसका प्रधान होता था दोस्तों? तो सैन्य विभाग का प्रधान होता था, और सैन्य विभाग को ही दीवाने अर्ज कहा जाता था दोस्तों। भारत में आरिज एक अलग विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। तत्पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस विभाग पर विशेष ध्यान दिया था। तो पूछा जाता है दोस्तों, भारत में आरिज जो है एक अलग विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन के द्वारा की गई थी, और जो किससे संबंधित था? सैन्य विभाग से संबंधित था। आगे देखते हैं दोस्तों दीवाने रिसाल यानी रसालत। यह विभाग धार्मिक मामलों, धार्मिक संस्थानों, सुपात्र विद्वानों और धर्मत्वों को दिए जाने वाले अनुदान संबंधी कार्यों का संचालन करता था। दीवाने रिसालत क्या था दोस्तों? कि धर्म से संबंधित जो धार्मिक संस्थान बनते थे, विद्वान और जो भी उसके अंतर्गत आते थे दोस्तों, उनको जो अनुदान दिया जाता था उसी से संबंधित कार्यों का संचालन दीवाने रिसालत में किया जाता था। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आला सदर कहलाता था, जो समानता प्रमुख काजी हुआ करता था। यह विभाग विदेशी मामलों से भी संबंधित था। तो दीवाने रिसाल जो है विदेशी मामलों से भी संबंधित था दोस्तों। आगे देखते हैं दीवाने इंसा। यह विभाग राज्य में पत्र व्यवहार के कामकाज की देखरेख करता था। सुल्तान और अन्य देशों के शासकों के मध्य तथा सुल्तान और उसके अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य संपन्न होने वाले सभी औपचारिक और गोपनीय पत्र व्यवहार को इसी विभाग के द्वारा संभाला जाता था। इस विभाग का प्रमुख अधिकारी दबीरे खास या दबीरे मुमालिक कहलाता था दोस्तों। आगे देखते हैं मध्यकालीन विद्वान मिनहाज उस सिराज इस विभाग को दीवाने अशरफ कहकर संबोधित करता था। यानी मिनहाज उस सिराज के अनुसार जो है ये विभाग क्या कहलाता था दोस्तों? दीवाने अशरफ। नेक्स्ट देखते हैं सल्तनत कालीन अन्य प्रमुख केंद्रीय अधिकारी। तो अमीर आखुर कौन था दोस्तों? तो यह शाही घोड़साल का अधीक्षक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है अमीर आखुर किससे संबंधित है? तो घोड़साल का जो अधीक्षक होता था दोस्तों उसे ही अमीर आखुर कहा जाता था। दरोगाए पील यह हाथियों से संबंधित अधिकारी था। दरोगाए पील क्या था दोस्तों? तो हाथियों से संबंधित अधिकारी था। सरजानदार यह सुल्तान के अंगरक्षकों का नायक हुआ करता था दोस्तों। सरजानदार। बरीदे मुमालिक यह गुप्तचर विभाग यानी दीवाने बरीद का प्रमुख अधिकारी था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि बरीदे मुमालिक क्या है दोस्तों? तो यह गुप्तचर विभाग है। ये क्या है दोस्तों? गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है बरीदे मुमालिक। आगे देखते हैं दोस्तों मुनिहान। यह भी एक गुप्तचर था जिसे अलाउद्दीन ने नियुक्त किया था। सद्र उस सुदूर यह धार्मिक मामलों में सुल्तान का प्रमुख परामर्शदाता था। यह इस्लामी नियमों को लागू करता था। तो सद्र उस सुदूर कौन था? धार्मिक मामलों में सुल्तान को जो सहयोग करता था दोस्तों, परामर्श देता था, वो सद्र उस सुदूर होता था। अमीर हाजिब यह बारबक भी कहलाता था। यह दरबारी शिष्टाचार से संबंधित था। अमीर हाजिब। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मुहतसिब। यह सद्र के अधीन तथा लोगों के आचरण और माप तौल नियंत्रण से संबंधित था। तो मुहतसिब क्या था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह माप और तौल से संबंधित था, इसे याद रखना दोस्तों। आगे देखते हैं वकीले दर। यह एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जो शाही हरम और शहजादों से संबंधित था। कौन? वकीले दर। नेक्स्ट है दोस्तों मीरे इमारत या फिरोज शाह द्वारा स्थापित लोक निर्माण विभाग दीवाने इमारत का प्रमुख अधिकारी था। मलिक गाजी सहना को यह पद दिया गया था दोस्तों।
काजी उल कुज्जात, यह न्याय विभाग दीवाने कजा का प्रमुख था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काजी उल कुज्जात क्या था, कुज्जात क्या था, तो न्याय विभाग का प्रमुख हुआ करता था दोस्तों। सहनाय मंडी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह बाजार मूल्य नियंत्रण बाट माप की जांच करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सहनाय मंडी। ख्वाजा साहिब दीवान, यह राजस्व प्रशासन का प्रभारी था। यह बलबन द्वारा स्थापित प्रांत में नियुक्त होता था और केंद्र का लेखा जोखा बेचता था दोस्तों। मजलिस आम या मजलिस खलवत, यह सुल्तान के मित्रों और विश्वास पात्रों का समूह था। मजलिस आम और मजलिस खलवत क्या था, तो सुल्तान के जो मित्र थे और विश्वास पात्र थे उन्हीं का समूह जो है मजलिस आम या मजलिस खलवत कहलाता था। नेक्स्ट है दोस्तों दीवान इस्तिहाक, यह पेंशन विभाग का अधिकारी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दीवान इस्तिहाक का संबंध किससे है, तो पेंशन विभाग से संबंधित है। किससे संबंधित था दोस्तों, दीवान इस्तिहाक तो पेंशन विभाग से संबंधित था। मुतसर्रिफ, यह शाही कारखानों का महानिदेशक था। मुतसर्रिफ क्या था दोस्तों, तो यह शाही कारखानों का महानिदेशक था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रांतीय प्रशासन। दिल्ली सल्तनत का प्रांतीय शासन व्यवस्था में इक्ता प्रणाली की महत्वपूर्ण थी, जिसे इल्तुतमिश के शासन काल में प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है इक्ता प्रणाली किसने प्रारंभ किया, तो इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। भारत में तुर्कों द्वारा भारत के विजित क्षेत्रों को अनेक प्रदेशों में बांटा गया, जिन्हें इक्ता कहा जाता था, और इस प्रणाली को लागू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रचलित सामंती व्यवस्था को समाप्त करना और साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों को केंद्र से जोड़ना था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों सल्तनत काल में इक्ता प्रायः तुर्क अमीरों का सहयोग प्रदान करने के लिए दिया जाता था। जिन अमीरों को इक्ता प्रदान की जाती थी उन्हें मुफ्ती या वली कहा जाता था। यही प्रदेश के बाद के वर्षों में प्रांत या सूबा में परिणत हो गए थे दोस्तों। आरंभ में मुफ्ती या वली लगभग स्वतंत्र हुआ करते थे। इनका कार्य संबंधित प्रदेशों में शांति सुव्यवस्था स्थापित करना तथा सरकार को दिए जाने वाले भू राजस्व की वसूली करना होता था, और इस प्रकार मुफ्ती द्वारा एकत्रित किए जाने वाले धन में से सिपाहियों का वेतन दिया जाता था। बचे हुए धन में से अपना खर्च निकालकर शेष बची हुई रकम, जिसे फवाजिल कहा जाता था, उसे केंद्र के पास भेजना होता था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं सूबे के नीचे सिख और सिख के नीचे परगना होता था। तो सबसे पहले सूबा होता था दोस्तों, सूबा के नीचे कौन होता था, सिख, और सिख के नीचे क्या हो जाता था दोस्तों, परगना। सिख का प्रमुख अधिकारी सिखदार कहलाता था, जबकि इन इकाइयों की व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन सिख नामक इकाई की स्थापना बलबन द्वारा की गई थी। इन स्रोतों से ज्ञात होता है कि गांव 100 या 84 की इकाइयों यानी 84 गांवों की इकाई एक पारंपरिक व्यवस्था थी में संगठित थे। गांव के सबसे महत्वपूर्ण लोग खुद यानी भूस्वामी और मुकद्दम यानी मुखिया थे। तो गांव के सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन थे दोस्तों, तो खुद यानी जो कि भूस्वामी होते थे, और मुकद्दम यानी जो कि मुखिया होते थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सैन्य प्रशासन। तो सल्तनत काल के सैन्य प्रशासन को देखते हैं दोस्तों। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख आरिज मुमालिक प्रधान था। तो सल्तनत काल में सैन्य प्रशासन का प्रमुख कौन था दोस्तों, आरिज मुमालिक। लेकिन यह सेना अध्यक्ष नहीं होता था, क्योंकि सभी सैन्य बलों का दायित्व सुल्तान स्वयं संभालता था। यह सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें सभी प्रकार के सुसज्जित करना और उनके वेतन संबंधी कार्य आरिज करता था। सल्तनत कालीन शासकों में अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नियमितता पर बल दिया तथा साथ ही घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की, ताकि घटिया दर्जे के घोड़े को सैन्य दलों में शामिल ना किया जा सके। प्रत्येक सैनिक की एक विवरण सूची रखे जाने की वे प्रावधान किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे पूछा जाता है कि ना कौन से सुल्तान ने जो है सैनिक को नियमित वेतन के आधार पर रखा, तो पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखा दोस्तों। घोड़ा दागने की प्रथा किसने स्टार्ट की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी दोस्तों। और प्रत्येक सैनिकों की एक विवरण सूची जारी करने का काम किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना
को देश के विभिन्न भागों में तैनात किया जाता था और एक विशाल सेना की टुकड़ी राजधानी में सुल्तान के साथ रहती थी। शिकार के नाम पर सेना के लंबे लंबे कूचों पर ले जाकर बलबन उसे स्फूर्तिदायक स्थिति में रखता था। यानी शिकार के नाम पर जो है वो सेना को भगाता दौड़ाता रहता था। कौन दोस्तों? तो बलबन। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली के सुल्तानों में से अलाउद्दीन के पास बड़ी और अस्थायी सेना थी। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार उसके सैनिकों में लगभग 3 लाख संख्या थी। यानी जो अलाउद्दीन के पास सबसे बड़ी अस्थायी सेना के रूप में माना जाता है दोस्तों सल्तनत काल में, जो कि लगभग 3 लाख अस्थायी सेना थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सभी सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। इसके पूर्व तुर्क सिपाहियों को उनके वेतन के बदले दोआब में बहुत से गांव प्रदान किए जाते थे। वह प्रत्येक घुड़सवार को सालाना 238 टका प्रदान करता था और 2 घोड़े रखता था। उसे 78 टके और दिए जाते थे दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक ने वेतन रजिस्टर यानी वसीयते हस्म को तैयार करवाया तथा स्वयं उसकी जांच करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है वसीयते हस्म क्या था? तो वेतन रजिस्टर था दोस्तों। और किसके द्वारा चालू किया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, और वो खुद इसकी जांच करता था। आगे देखते हैं दोस्तों, सल्तनतकालीन सुल्तान के सैनिक हस्म ए कल्ब कहलाते थे। सामंतों व प्रांतपतियों की सेना हस्म अतरफ कहलाती थी। सुल्तान की सेवा में रहने वाली टुकड़ियां खासा खेल कहलाती थी। सैन्य संगठन के रूप में देखते हैं दोस्तों, सल्तनत कालीन सैन्य संगठन में निम्न पद सम्मिलित हैं। अमीर दह, यह 10 सैनिकों का सेना नायक होता था दोस्तों। अमीर सदा, यह 10 अमीरों यह 100 सैनिकों का सेना नायक था। और अमीर हजारा, यह 1000 सैनिकों का सेना नायक। और अमीर तुमन यानी यह 10,000 सैनिकों का सेना नायक हुआ करता था। जियाउद्दीन बर्नी ने इस सैन्य वर्गीकरण यानी दशमलव प्रणाली को अपने अनुरूप स्पष्ट किया है। सबसे छोटी इकाई सरखेल तथा सबसे बड़ी इकाई खान के अधीन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि सेना की जो सबसे छोटी टुकड़ी होती थी वो किसके अंतर्गत आती थी? तो सरखेल के अंतर्गत। और सबसे बड़ी इकाई यानी टुकड़ी जो आती थी उसका जो नेतृत्व करता था वो क्या कहलाता था? खान के नाम से जाना जाता था। खान से ऊपर सुल्तान होता था। और इसका वर्गीकरण कुछ इस तरीके से किया गया है दोस्तों, देखते हैं। सरखेल 10 घोड़सवार की टुकड़ी का प्रधान था। सिपाह सालार यह 10 सरखेल यानी 100 घोड़सवार का प्रधान होता था। और अमीर यह 10 सिपाह सालार यानी 1000 घोड़सवार का प्रधान होता था। मलिक यह 10 अमीर 10,000 घोड़सवार का प्रधान होता था दोस्तों। खान 10 मलिक यानी लगभग 1,00,000 घोड़सवार का प्रधान होता था, जो कि सबसे ऊपर का पद था दोस्तों। और सुल्तान यह 10 खान यानी सर्वोच्च सेनापति का प्रधान होता था। कौन? तो सुल्तान ही सबसे प्रधान होता था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं राजस्व प्रशासन। तो सल्तनत कालीन राजस्व प्रशासन के रूप में देखते हैं दोस्तों। भारत में तुर्क आर्थिक व्यवस्था मुस्लिम कानून की हनफी विचारधारा पर आधारित था। यानी कौन सी विचारधारा पर आधारित था दोस्तों? तो हनफी विचारधारा पर आधारित था। सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर प्रचलित थे। सल्तनत काल में कितने प्रकार के कर हैं दोस्तों? तो 5 प्रकार के। पहला है उस्र, दूसरा खराज, तीसरा खोम्स और चौथा जकात होता था दोस्तों। तो पहले देखते हैं दोस्तों उस्र। यह केवल मुसलमानों से 5 से 10% तक लिया जाने वाला भूमि कर था। तो न उसमें क्या होता था दोस्तों कि यह सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था, जो कि 5 से 10% तक लिया जाता था। और जो कि भूमि कर था, उसमें कैसा कर है? तो भूमि कर था दोस्तों। खराज यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। यानी उसमें मुसलमानों से सिर्फ लिया जाता था, जबकि खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और ये दोनों क्या है दोस्तों? तो भूमि कर ही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों खुम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा गया है कि खुम्स क्या है? तो लूट का माल या भूमि में गड़ा या छिपा धन जो होता था। सल्तनत काल के शासक अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक पराया इसका 4/5 भाग अपने पास रख लेता था, जबकि फिरोज शाह तुगलक 1/5 भाग अपने पास रखता था। तो इसमें भी जो है विभिन्न शासक के हिसाब से अलग अलग जो है भाग रखा जाता था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों जकात।
सल्तनत काल में मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या था? ज़कात था दोस्तों, जो कि 2.5% तक होता था। तो ज़कात क्या है दोस्तों? मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। जजिया क्या है? यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था और जिसके बदले में नागरिकों से उनके जीवन व संपत्ति की रक्षा करने का वचन दिया जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़कात सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था जबकि जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था दोस्तों। आगे देखते हैं, राजस्व निर्धारण प्रणाली। भू राजस्व की वसूली सल्तनत काल में हिंदू सरदारों की सहायता से की जाती थी। बाजार नियंत्रण के अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की व्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने इस बात पर ध्यान दिया कि दोआब से भू राजस्व का निर्धारण कृषि हेतु प्रयोग किए जा रही भूमि के मापन के आधार पर किया जाए। यानी भूमि के मापन के आधार पर जो राजस्व वसूलने का प्रावधान सबसे पहले किसने लाया दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया। इसका यह तात्पर्य था कि गांव के खूत और मुकद्दम तथा अमीर लोग अपना राजस्व किसी और पर ना डाल सके दोस्तों। तत्कालीन समाज में 3 प्रकार के कर, कृषि पर कर, मवेशियों पर कर तथा घरों पर कर प्रचलित थे। तो कृषि पर जो कर लगता था दोस्तों उसे खराज कहा जाता था, मवेशियों पर जो कर लगता था उसे चराई कर कहा जाता था, जबकि घरों पर कर जो लगाता था उसे घराई कर के रूप में जाना जाता था। इन करों की वसूली हेतु अलाउद्दीन द्वारा आमिल, मुतसर्रिफ तथा आदि सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। गियासुद्दीन तुगलक ने बटाई को राजस्व निर्धारण का आधार बनाया था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः मापन यानी पैमाइश को अपनाया। भू राजस्व निर्धारण के 3 प्रमुख तरीके थे जिनका संक्षिप्त वर्णन इस रूप में देख सकते हैं दोस्तों। पहला है बटाई, दूसरा मसाहत और तीसरा मुक्ताई। मसाहत और मुक्ताई, पहले देखते हैं बटाई दोस्तों। इसमें वास्तविक उपज में से राज्य के हिस्से का निर्धारण किया जाता था। इसे गल्ला बख्शी या किस्मत गल्ला हासिल आदि कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों मसाहत। यह भूमि की पैमाइश पर आधारित व्यवस्था थी। इस जोती या बोई गई भूमि के माप के आधार पर एक मानक भू राजस्व देना पड़ता था दोस्तों। मुक्ताई ये लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी। इस पद्धति में किसान तथा सरकारी कर्मचारी आपसी समझौते से उपज का आकलन करते थे और जिसके आधार पर किसान अपना राजस्व तैयार करते थे, यानी राजस्व अपना देते थे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं सल्तनत काल के अंतर्गत न्याय एवं दंड व्यवस्था किस रूप में थी दोस्तों। सल्तनत कालीन न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत आला काजी न्याय विभाग का प्रधान होता था। काजियों को साम्राज्य के विभिन्न भागों में सामान्यतः जहां मुसलमानों की अत्यधिक आबादी होती थी उन स्थानों पर नियुक्त किया जाता था। काजी दीवानी मुकदमों का फैसला शरीयत यानी मुस्लिम कानून के अनुसार करता था और हिंदुओं पर इसके स्वयं के व्यक्ति कानून लागू होते थे। हिंदुओं के मामले में इन कानूनों के अनुसार न्याय करने का कार्य गांवों की पंचायतें करती थी तथा शहरों में अलग अलग जातियों के मुखिया होते थे। फौजदारी कानून शासकों द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों पर आधारित होती थी दोस्तों। सल्तनत काल में मुस्लिम कानून में 4 प्रमुख स्रोत कुरान, हदीस, इजमा और कयास, ये 4 चीज़ से ही जो है मुस्लिम कानून के 4 स्रोत हैं। इसी के आधार पर जो है न्याय प्रणाली चलती थी दोस्तों। इस्लामिक कानून की व्याख्याता मुजतहिद कहलाता था। सल्तनत काल में दादबक नामक अधिकारी करों की मनमानी वसूली पर अंकुश लगाता था। यानी करों की मनमानी जो वसूली हो रही है उसका देखरेख कौन करता था दोस्तों? तो दादबक के द्वारा देखा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था। तो दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था किस रूप में थी दोस्तों? तो देखते हैं दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यापारियों की स्थिति व तकनीकी विकास आदि शामिल है। इनका वर्णन इस रूप में देख सकते हैं दोस्तों। व्यापार, दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ आधार और बेहतर संचार सुविधाओं एवं चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित एक ठोस मुद्रा प्रणाली की स्थापना ने तत्कालीन व्यापार के विकास को एक निश्चितता प्रदान की। इसके साथ ही शहरों और शहरी जीवन
की भी अभिवृद्धि हुई थी दोस्तों इस समय। इब्न बतूता ने दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर कहा था। किसने? तो इब्न बतूता ने। इसका कहना है कि क्षेत्रफल यानी फैलाव की दृष्टि से दौलताबाद यानी जो कि देवगिरी है दोस्तों, दिल्ली के बराबर था। यह उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य के व्यापार के विकास का सूचक था दोस्तों। कौन? तो देवगिरी, जो कि दौलताबाद के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। सल्तनत कालीन अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक नगरों में उत्तर पश्चिम में लाहौर और मुल्तान, जबकि पूर्व में कड़ा और लखनऊती तथा पश्चिम में अनहिलवाड़ यानी पाटन और कैम्बे यानी खंबात में शामिल थे दोस्तों। आगे देखते हैं, बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों और सोने तथा चांदी के कार्य हेतु प्रसिद्ध थे। कौन कौन? तो गुजरात और बंगाल दोस्तों। बंगाल का सोनार गांव अपने कच्चे रेशम और मलमल के लिए विख्यात था सल्तनत काल में दोस्तों। सोनार गांव जो है सल्तनत काल में किसके लिए विख्यात था? तो कच्चे रेशम और मलमल के लिए विख्यात था दोस्तों। आगे देखते हैं, व्यापारी वर्ग। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। यद्यपि हिंद महासागर के मार्ग से होने वाले व्यापार में अरब लोग सबसे बड़े साझेदार थे, लेकिन उनका इस व्यापारिक मार्ग पर एकाधिकार स्थापित नहीं था, क्योंकि भारत के तमिल और गुजराती व्यापारी जो थे, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे, वे इस मार्ग से व्यापार करते थे। तटवर्ती व्यापार तथा तटवर्ती बंदरगाहों और उत्तर भारत के मध्य होने वाले व्यापार मारवाड़ियों और गुजरातियों के अधिकार क्षेत्र में था, जिसमें जैन समुदाय की संख्या सर्वाधिक थी दोस्तों। और इस व्यापार में मुसलमान बोहरा व्यापारी की भी हिस्सेदारी थी। आगे देखते हैं दोस्तों, मध्य और पश्चिम एशिया के साथ स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में मुल्तानी यानी ज़्यादातर जो हिंदू थे दोस्तों, और खुरासानी जिसके अंतर्गत अफगानी और ईरानी आदि आते हैं, की संख्या सर्वाधिक थी। इनमें बहुत से व्यापारी दिल्ली में बस गए थे दोस्तों। इस काल में कैम्बे एक समृद्ध नगर था, जिसमें बहुत सी समृद्ध व्यापारी निवास करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण तथा कृषि संबंधी नीति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसकी नीतियाँ। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से अनेक आदेशों के माध्यम से खाद्यान्नों, शक्कर एवं रसोई तेल से लेकर सुई तक का तथा आयात किए जाने वाले कीमती वस्त्रों से लेकर घोड़े, मवेशी, गुलामों, स्त्री व पुरुष दोनों तक की कीमत निश्चित कर दी थी दोस्तों। इस परियोजना को पूर्ण करने हेतु इसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए। पहला खाद्यान्नों के लिए, दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए तथा तीसरा घोड़ों, मवेशियों तथा गुलामों के लिए इसने चालू किया था दोस्तों। प्रत्येक बाजार में एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था, जिसे साहना कहा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, कीमतें अस्थायी रखने हेतु आपूर्ति की निरंतरता पर बल दिया गया। किसानों को 10 मन से अधिक अनाज अपने पास रखने पर रोक थी। गेहूं 7.5 जीतल प्रति मन, जौ 4 जीतल प्रति मन तथा अच्छी किस्म की चावल 5 जीतल प्रति मन बिकता था दोस्तों उस समय। मध्यकालीन भारत में सुल्तान द्वारा महत्वपूर्ण कपड़ों आदि की कीमतें निर्धारित की गई तथा व्यापारियों को अग्रिम भुगतान भी किया जाता था, ताकि वे वस्त्रों को बाहर से लाकर सरकारी दर पर बेच सकें। वस्तुओं की बिक्री हेतु नवीस यानी उत्तरदायी था। घोड़ों की कीमतों का नियंत्रण सुल्तान के लिए विशेष महत्व रखता था। गुजरात विजय के पश्चात अच्छी नस्ल के घोड़ों की आपूर्ति में सुधार हुआ। अच्छी नस्ल के घोड़े केवल राज्यों को ही बेचे जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अव्वल दर्जे के घोड़ों की कीमत 100 से लेके 120 टका, कितना दोस्तों? 100 से लेके 120 टका निश्चित की, जबकि सेना के काम ना आने वाले टट्टू के कीमत 22 से 25 टका निश्चित की थी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उद्योग। तो सल्तनत काल में उद्योग के रूप में देखते हैं तो सल्तनत काल में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का अस्तित्व में था। इस काल के उद्योगों की विशेषता इनमें अरबी व फारसी तत्वों का समावेशन था। इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों। पहला है शाही कारखाने। सल्तनत काल में शाही कारखाने राज परिवार और सुल्तान से संबंधित समस्त आवश्यकताओं की पूरा करते थे। ये रेशम, सोने,
चांदी आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्माण करते थे। साथ ही प्रसिद्ध और दुर्लभ वस्तुओं के लिए भंडारों का कार्य करते थे दोस्तों शाही कारखाने। आगे देखते हैं दोस्तों, शाही आवश्यकताओं को अधिकांश वस्तुओं पर सोने चांदी और जवाहरात के कार्य किए जाते थे। यह कारखाने शाही हरम में रहने वाली महिलाओं की आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति करते थे। शाही कारखानों का निर्माण सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था और इसका विकास जो है किसने किया? फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था दोस्तों शाही कारखाने का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वस्त्र उद्योग मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सल्तनत कालीन वस्त्र उद्योग के रूप में देखते हैं तो सल्तनत काल में चरखे का चलन आरंभ होने से वस्त्र उत्पादन में सुधार हुआ। धुनकी की सहायता से कपास को तेजी से और अधिक अच्छी प्रकार से साफ किया जाता था, जिसके फलस्वरूप वस्त्र उद्योग में अभूतपूर्व प्रगति हुई। जियाउद्दीन बर्नी ने खजकौल, मशरूमेशरी, उत्तम, सीरीन, बुरद आदि वस्त्रों का वर्णन किया है। इसके साथ ही ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में सल्तनत कालीन 20 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक अपने अमीरों को वर्ष में 2 बार यानी ग्रीष्म और शीत ऋतु वस्त्र प्रदान करता था, जिसका निर्माण शाही कारखानों में किया जाता था। ये पोशाकें सामान्यतः आयात किए गए मखमल, दमस्क या ऊन की बनी होती थी। इस काल में भारत का लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ वस्त्र व्यापार किया जाता था। बंगाल और गुजरात में जो वस्त्र के उद्योग का प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था दोस्तों। और इस काल में चीन को उत्तम कोटि का भारतीय वस्त्र निर्यात किया जाता था तथा साथ ही चीन से कच्चा रेशम आयात किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, धातु उद्योग। तो सल्तनत काल में धातु उद्योग के रूप में देखते हैं तो सल्तनत काल में अहमदाबाद, दिल्ली व बंगाल लौह उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। लौह, कालेंजर, बनारस, सियालकोट तथा गोलकुंडा आदि में उत्तम श्रेणी की तलवारें बनाई जाती थी। भारत पश्चिम एशिया से कांच की बर्तनें तथा चीन से चीनी मिट्टी के बर्तनों का आयात करता था। बीदर बर्तनों पर सोने चांदी की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। बीदर किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो बर्तनों पर सोने चांदी की कारीगरी की जाती थी वहाँ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अन्य उद्योग। सल्तनत काल में चर्मकारी, धातुकर्म, गलीचों की बुनाई, लकड़ी का काम, फर्नीचर बनाना, पत्थर को तराशना आदि कार्य किए जाते थे दोस्तों। और इस कार्य के लिए भारतीय शिल्पकार प्रसिद्ध थे। गुजरात में चमड़ा उद्योग प्रचलित था। दिल्ली व मुल्तान हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि चीनी उद्योग हेतु बंगाल तथा लकड़ी दस्तकारी हेतु कश्मीर का उल्लेख मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, तकनीकी विकास। सल्तनत काल में तकनीकी विकास के अंतर्गत चुंबकीय कुतुबनुमा एक प्रमुख और महत्वपूर्ण उपकरण था। इस दिशा सूचक उपकरण से समुद्री यात्राओं में सहायता मिली। राहट यानी पर्शियन व्हील का प्रयोग सिंचाई व्यवस्था के एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी के रूप में किया गया, जिससे गहरे कुएं से सिंचाई के लिए पानी निकाला जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि राहट क्या है, तो सिंचाई व्यवस्था में प्रयोग होने वाली एक पर्शियन व्हील है दोस्तों, जो कि गहरे कुएं से सिंचाई के लिए पानी निकालने का काम करती है, राहट। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, कागज निर्माण का कार्य तुर्कों की देन है। भारत में कागज का प्राचीनतम पांडुलिपि 1223 से लेकर 24 ईस्वी की है, जो कि गुजरात से मिली है। कागज बनाने की विधि का आविष्कार 2री सदी में चीन द्वारा किया गया था। 5वीं सदी में अरब जगत कागज से परिचित था दोस्तों, लेकिन यूरोप में यह कला 14वीं सदी में विकसित हुई। घोड़े के पैरों में नाल और रकाब का प्रयोग सल्तनत काल में ही प्रारंभ हुआ था। नाल और रकाब का उल्लेख कुतुबुद्दीन ऐबक के काल की रचना फ़ख्र मुदब्बिर में मिलता है दोस्तों। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत काल में सामाजिक स्थिति। दिल्ली सल्तनत में समाज मुख्य रूप से 2 वर्गों में बटा हुआ था दोस्तों। पहला वर्ग अमीरों का था, जिसका प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। दूसरा वर्ग निम्न वर्ग का था। समाज मुख्यतः अशराफ और अजलाफ में बटा हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अशराफ और अजलाफ में बटा हुआ था समाज।
अशराफ में अमीर एवं उनके वंशज और उच्च वर्गीय उलमा शामिल थे और अहले सैफ तथा अहले कलम इस वर्ग की दो कोटियाँ थीं। अहले सैफ मुख्यतः योद्धा वर्ग तथा अहले कलम विद्वान वर्ग था। ये धार्मिक और न्यायिक पदों पर आसीन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अशराफ और अजलाफ, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कई जो है इंटरव्यू में पूछा जा चुका है दोस्तों कि अशराफ और अजलाफ क्या है। आगे देखते हैं। अशराफ में अमीर तथा उनके वंशज और उच्च वर्गीय उलमा शामिल होते हैं और अहले सैफ तथा अहले कलम इस वर्ग की दो कोटियाँ थी दोस्तों अशराफ की, जबकि अजलाफ के संबंध में तत्कालीन समाज से बहुत कम जानकारी उपलब्ध हुई है, क्योंकि अजलाफ और अशराफ एक दूसरे से संबंध नहीं था दोस्तों। दूसरा देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, किसान और गुलामों की स्थिति क्या थी। तो सल्तनत काल में पूर्व की भांति जनसंख्या का बड़ा भाग किसानों का था, लेकिन निरंतर अकाल और युद्ध की समस्या के परिणाम स्वरूप इनके जीवन निर्वाह का स्तर निम्न होता गया। इस काल के दौरान खूत और मुकदमों की स्थिति अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय थी। उनके पास भूमि अधिक होती थी, लेकिन उसके अतिरिक्त ये कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने हिस्से का राजस्व किसानों को अदा करने हेतु मजबूर करते थे। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने इनके विशेष अधिकार के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए इनके अधिकारों में कमी कर दी थी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, सल्तनत कालीन समाज में राजा शब्द का प्रयोग गांवों के वास्तविक शासकों के लिए किया जाता था। इन्हें राय, राणा, रावत आदि नामों से जाना जाता था। हिंदू रायों को बलबन के दरबार में उपस्थिति के अनेक उल्लेख किए गए हैं। सल्तनत कालीन शहरी जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुलामों से परिपूर्ण था। तुर्की ने भारत और भारत के बाहर भी बड़े पैमाने पर युद्ध बंदियों को गुलाम बनाया था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों को अधिक महत्व दिया और इसने 1,80,000 गुलाम एकत्रित किए थे दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है सल्तनत काल का कौन सा सुल्तान है जिसके पास सबसे ज़्यादा गुलाम थे दोस्तों। तो फिरोज शाह तुगलक, जिसने 1,80,000 गुलाम एकत्रित किए थे। इसी के संबंधित एक नया विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की गई, लेकिन गुलामों और अमीर के मध्य उभरती हुई तनावपूर्ण स्थिति में इसे समाप्त कर दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है दीवाने बंदगान का संबंध किससे है, तो गुलामों से संबंधित है दोस्तों। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। और फिरोज शाह तुगलक ही ऐसा सुल्तान था जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा गुलाम एकत्रित हुए थे, जो 1,80,000 था। आगे देखते हैं दोस्तों, स्त्रियों की स्थिति क्या थी। सल्तनत कालीन समाज में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। पुरुषों की भांति स्त्रियों को गुलाम बनाई जाती थी और ये सुल्तान के हरम में रहती थी दोस्तों। हिंदू स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत दयनीय हो गई। उनमें पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा, बाल विवाह आदि का प्रचलन बढ़ा। मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति भी अपेक्षाकृत कमजोर थी, क्योंकि मुस्लिम पुरुष अनेक विवाह कर सकते थे और कभी भी तलाक दे सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मध्यकालीन समाज में असमानताओं से पूर्ण था और इसका स्पष्ट विवरण हम तत्कालीन स्थितियों से मिलता है, जिसमें हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिम समाज अपेक्षाकृत अधिक आडंबर युक्त जीवन व्यतीत कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अमीर खुसरो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अमीर खुसरो को तोताए हिंद यानी तूती हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। उन्होंने फारसी कविता को भारतीकरण किया। उन्होंने फारसी की एक नवीन शैली प्रारंभ की, जिसे सबक ए हिंदी या भारत की शैली कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है सबक ए हिंदी की स्टार्ट किसने की, तो अमीर खुसरो के द्वारा चालू की गई। इसकी प्रमुख रचनाओं में तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह, अफजल उल फवाइद, किरानुस सादैन, देवल रानी, खिरज खां आशिक आदि शामिल थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसमें तुगलकनामा। तो पूछा जाता है तुगलकनामा के रचयिता कौन है, तो अमीर खुसरो हैं। और खजाइनुल फुतूह के रचनाकार कौन है, तो अमीर खुसरो हैं दोस्तों। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन की विजयों का वर्णन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि अलाउद्दीन की विजयों का वर्णन किसने किया है, तो अमीर खुसरो ने किया। कौन सी बुक में, तो खजाइनुल फुतूह में किया है।
आगे देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया था। तारीख़ फिरोजशाही और फतवाए जहांदारी के लेखक जियाउद्दीन बर्नी तथा दीवाने चाच के रचयिता बद्रे चाच इसके दरबार में थे। फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी और शमसे सिराज अफीक को संरक्षण प्रदान किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि कौन से किन्होंने जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि राजशेखर को संरक्षण प्रदान किस सुल्तान ने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इब्न बतूता। इब्न बतूता उत्तर अफ्रीका के स्थित मोरक्को के टांजियर का निवासी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें भी दिया गया था क्वेश्चन दोस्तों कि जो है इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है, तो मोरक्को से संबंधित था दोस्तों, जो 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। उसने 8 वर्षों तक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जीवन व्यतीत किया। उसके द्वारा अरबी भाषा में रचित रहेला नामक ग्रंथ से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषयों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। उसने भारतीय दास व्यापार तथा उनकी स्थितियों का भी व्यापक वर्णन किया था। किसने, तो इब्न बतूता ने। कौन सी रचना में दोस्तों, तो रहला में। यह रहला नामक जो ग्रंथ है वो किस भाषा में है, तो अरबी भाषा में है दोस्तों। वह भारत की उपजों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिसमें फल फूल, जड़ी बूटियां आदि शामिल है। इसके अनुसार भारत की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है, जिसमें वर्ष में 2 फसलें लगाई जाती है। चावल की 3 फसलें उगाई जाती है, साथ ही अलसी, गन्ना, कपास एवं कृषि भी की जाती है। यह विभिन्न ग्राम उद्योगों जैसे तेल निकालने की विधि, गुड़ बनाने तथा बुनाई आदि का भी वर्णन किया है दोस्तों इब्न बतूता ने। और इनके अतिरिक्त इसने सड़क व्यवस्था और लोगों के सामाजिक जीवन का भी उल्लेख किया है। किसने, तो इब्न बतूता ने। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत सांस्कृतिक योगदान। सल्तनत कालीन शासकों ने कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। विभिन्न शासकों के काल में स्थापत्य तथा शिक्षा एवं साहित्य का विकास निम्न रूप में हुआ था दोस्तों। पहले देखते हैं दोस्तों, स्थापत्य कला। सल्तनत काल में विकसित होने वाली स्थापत्य कला को इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों कला शैलियों का समन्वय मिलता है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। साथ ही इसने कुबतुल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया। तो पूछा जाता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित किया गया है। पूछा जाता है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो क्या है दोस्तों, तो एक मस्जिद है। वो क्या है दोस्तों, एक मस्जिद है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया तथा सुल्तानगढ़ी नामक मकबरे का भी निर्माण कराया। तो इल्तुतमिश के द्वारा 2 काम किया गया दोस्तों। एक तो जो कुतुब मीनार था उसको पूरा करवाया गया, और सुल्तानगढ़ी नामक मकबरे का भी निर्माण किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने कराया। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया, जो कि कुबतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। कहाँ कराया, तो कुबतुल इस्लाम मस्जिद का एक प्रवेश द्वार के रूप में बनाया। यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक नगर बसाए, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद तथा जौनपुर प्रसिद्ध हैं। भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं सल्तनत काल में दोस्तों, तुर्कों की प्रशासनिक भाषा फारसी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि तुर्कों की प्रशासनिक भाषा क्या थी, तो फारसी थी। और लगभग इसी भाषा में तत्कालीन साहित्यों की रचना की गई। भारत में अरबी भाषा मुख्यतः इस्लामी विद्वानों और धार्मिक दार्शनिकों के छोटे छोटे समूहों तक सीमित रह गया। तो सबसे ज़्यादा फैला कौन सा भाषा दोस्तों, फारसी। इल्तुतमिश के दरबार में मिनहाजुस सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वान रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि मिनहाजुस सिराज जो है किस सुल्तान के दरबार में रहते थे, तो इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे, और मलिक ताजुद्दीन भी। मिनहाजुस सिराज ने इल्तुतमिश के वंशज नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित तबकाते नासिर की रचना की। तो इल्तुतमिश
मिनहाजुस सिराज के द्वारा लिखा गया कौन सा पुस्तक है दोस्तों? तबकाते नासरी। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो तथा अमीर हसन दहलवी को संरक्षण प्रदान किया। अमीर खुसरो सर्वप्रथम सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि बना। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतूत फिरोज शाही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है? तो जियाउद्दीन बर्नी की रचना है दोस्तों। और फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा कौन सी है? तो फुतूआत फिरोज शाही। इसामी ने फुतूस सलातीन की रचना की। इसामी के द्वारा कौन सा रचना किया गया दोस्तों? तो फुतूस सलातीन की रचना की गई। इस रचना में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। याहिया बिन अहमद बिन अब्दुल्लाह सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही की रचना की। इस रचना में सैयद वंश की जानकारी मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि सैयद वंश की जानकारी कौन सी किताब से मिलती है? तो तारीख मुबारक शाही से मिलती है। और जिसका रचना कौन किया थे? अहमद बिन अब्दुल्लाह सरहिंदी के द्वारा रचना की गई थी। और इसमें किस वंश का जानकारी मिलता है दोस्तों? तो सैयद वंश की जानकारी मिलती है। सरहिंदी ने फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों की भी चर्चा की है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जिया नक्शवी ने तूतीनामा की रचना की। यह संस्कृत कहानियों का फारसी अनुवाद था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत साहित्य का में अनुवाद कराया गया था। सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत से संबंधित रचना लज्जत सिकंदरी की रचना की गई थी दोस्तों। आगे देखते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य निर्माण। तो स्थापत्य निर्माण के रूप में देखते हैं शासक कौन है दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके द्वारा कुबतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया दोस्तों। जबकि इल्तुतमिश के द्वारा सुल्तानगढ़ी का मकबरा और गंधक की बावली, ये 2 चीज़ जो है इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। जबकि बलबन के द्वारा लाल महल दिल्ली में जो स्थित है बनवाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि लाल महल जो दिल्ली में स्थित है किसके द्वारा बनाया गया? तो बलबन के द्वारा बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार जो कि पुणे रह गया दोस्तों, और सीरी फोर्ट 1000 सुतून यानी 1000 खंबा वाला महल किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? तुगलकाबाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। गियासुद्दीन तुगलक जो है तुगलकाबाद नामक शहर का बसाया दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक जहां पनाह नगर, निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। पूछा जाता है दोस्तों कि निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह कोटला, खाने जहां, तेलंगानी का मकबरा, ये सब जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया दोस्तों। सिकंदर लोदी के द्वारा मोट की मस्जिद और आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि मोट की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। जबकि आगरा शहर की भी स्थापना किसके द्वारा कराया गया? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और जो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए बस उतना सा ही कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों।